नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज डब्ल्यूडी गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे, ठीक है ना। और हमारी निफ्टी क्लोजिंग हमें अभी इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे ही जब तक है, हम इसमें सैलोन राइज का मोड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कल हमने यहाँ से एक सेल की पोजीशन बनाई पेपर ट्रेड में और शायद आज उसको हमने यहाँ बुक किया, ठीक है। और अब वेट करेंगे थोड़ा सा और ऊपर मिलेगा, है ना, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। यहाँ 22,200 पे शॉर्ट किया था और स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का था। स्विंग में इतना ही रहता है और बुक किया 927 या 50 या 22,000 रुपये भी मान लो, तो 200 पॉइंट का जो भी प्रीमियम में इंक्रीमेंट हुआ वो हमने ले लिया और अब हम एग्जिट हो गए। अब हम वेट करेंगे या तो हमारा ये वाला स्विंग के नीचे क्लोज मिले हमको 860, ठीक है ना। इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी फिर हम अगेन, और हमारा ये गैन लेवल भी है, इसके नीचे भी क्लोज हो जाएगा तो सेल करने में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, सबके लिए, ठीक है। अभी जब तक हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे है प्राइस, तब तक हम बेरिश ही रहेंगे और जैसे इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा या ऊपर निकलेगा तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक जो हमारा सिनेरियो रहा है इम्पोर्टेंट टाइम जोन का, कि वो किसी भी वन साइड अगर निकलता है तो हमको मिनिमम कितने पॉइंट देता है, वो हमको मिनिमम 320 के आसपास पॉइंट दे देता है। ये पूरा एक साल का बैक टेस्ट करके हमने देखा और ये टाइम लाइन भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास दे चुकी है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में देखते हैं वो हमको मिनिमम 1000 1500 2000 पॉइंट देती है और इसका टाइम जोन कहाँ चला गया, ये रहा। शायद इसने अभी इतना मूव नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड है। हाँ, 900 पॉइंट आ चुके हैं और ये कभी भी दे सकती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बैंक निफ्टी हमेशा, मतलब अभी फिलहाल में हायर लो बना रही है, ठीक है ना। अभी तक कोई प्रीवियस हाई को इसने क्रॉस नहीं किया ना ब्रेक किया, ठीक है ना। इस डेट से 6 मार्च को एक हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, तो इसका ट्रेंड तो स्ट्रांगली बेरिश है। और निफ्टी का थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर लो हायर लो हायर लो, निफ्टी भी सारे हायर लो बना रही है, ठीक है। तो दोनों का ट्रेंड अभी बेरिश है, किसी भी हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकता है, लेकिन अभी तो हायर लो बना रही है सारे और यहाँ पे आके स्टक हो गई थोड़ा सा ना। तो टाइम जोन के हिसाब से बेरिश है और जितना ऊपर मिले, जितना कम स्टॉप लॉस होगा उतने कम स्टॉप लॉस से पुट साइड में जाने के लिए मार्केट अभी तो तैयार है। और आज भी इसने अपने टाइम जोन के और एक इम्पोर्टेंट गैन लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली है, तो फर्स्ट टारगेट 46,000 सबसे पहले यही देखना चाहिए, ठीक है ना। आज थोड़ा सा रिवर्स हुआ और क्या पता, ये 2 दिन की छुट्टी है, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये होगी गेम थ्योरी की बात। अब चलेंगे स्मार्ट मनी की तरफ। स्मार्ट मनी में क्या क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में। सबसे पहले निफ्टी को लेंगे। निफ्टी के अंदर निफ्टी ने हमको बेरिश चौक किया 13 मार्च को,
ठीक है ना, आज है 15 और आज इसने 15 तारीख को कंटिन्यूशन में बेरिश जो कंटिन्यूशन इसने किया वो कंफर्म किया। ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अभी इसका इंड्यूसमेंट लेवल है हमारा 46,000, ये बैंक निफ्टी है 46,000 850, 46,850 पकड़ो आप। 46,850 को ये इंड्यूस करे सबसे पहले, है ना, या तो इसको इंड्यूस करे, इंड्यूस करने का बढ़िया है, और फिर हम इसको सेल करेंगे यहाँ से 47,100 से, ये बेस्ट रहेगा। स्टॉप लॉस देखते कितना आ रहा है, अभी तो फिलहाल बड़ा बड़ा लेकिन वो इतना ही रहेगा स्टॉप लॉस। और अभी फिलहाल टारगेट भी छोटे ही है इसके, तो 150 का और 800 के आसपास इसका भी बन रहा है, तो अभी जब वहां पहुंचेगा तब कोशिश करेंगे इसको छोटा करने की। ठीक है ना, ऊपर एक्सट्रीम पे मिलेगा सेल करेंगे, अदरवाइज वेट करना चाहिए हमको। है ना, निफ्टी निफ्टी ने बैरिश का चौक किया 13 तारीख को, यानी कि फर्स्ट इंडिकेशन दिया बैरिश होने का, और इसने अभी तक अगेन कंफर्मेशन नहीं दिया बॉस के लिए। ठीक है, इंड्यूसमेंट लिया है, और आफ्टर इंड्यूसमेंट ये अपने पीओआई पे जाना चाहिए इसको ऊपर। ऊपर में यहाँ पे 22,400 के आसपास, और 22,400 नहीं जाता तो 22,170, 170 पे भी नहीं मिलता 140 पे भी बेच सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके सेलिंग पॉइंट है, यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, देने पड़ेंगे अगर मांगता है मार्केट तो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बाई चांस यहीं से गिर गया तो क्या करेंगे। छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 30-35 पॉइंट का, और टारगेट लेंगे 225 का। ये सब वैसे तो रिस्की है, लेकिन कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। ठीक है ना, इसमें भी 35 का आ रहा है, तो 2 पॉइंट तो मेरे को बेस्ट ये दिख रहे हैं सेलिंग के लिए। बाकी तो एक्सट्रीम है, 500 के आसपास मिलेगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है सेल करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस तो जाएगा, अगर जाएगा तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश होने वाला है एक्सट्रीम पे। ठीक है ना, अगर यहाँ स्टॉप लॉस ले गया मार्केट और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, सबसे पहले तो एंट्री जो होगी वो एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से होगी। जिसको नहीं आता वो फिर डायरेक्ट भी ले सकता है, लेकिन जिसको आता होगा स्मार्ट मनी वो मॉड्यूल के हिसाब से एंट्री लेगा, तो उसको स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। बैंक निफ्टी का हो गया। फिर निफ्टी ने पहले ही हमको दिया था 13 तारीख को, इसने फर्स्ट टाइम बेरिश के लिए इंडिकेशन दिया, और उसके बाद इसने आज उसको कंफर्म किया। ठीक है ना, कंफर्म किया, आज में इंडोसमेंट भी कंप्लीट किया, एक लो फॉर्म कर दिया। अब इसको हम एक्सट्रीम से सेल करेंगे। एक्सट्रीम से सेल करने का फायदा ये है कि यहाँ पर हमारा छोटा स्टॉप लॉस होता है, और हमको मूवमेंट का पता चल जाता है कि मार्केट करने क्या वाला है। ठीक है ना, ये मेरे लैपटॉप का ना वो खराब हो गया, इसलिए माउस से करना पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 300 पॉइंट ही कर लो उसको पूरे, है ना, 300 पॉइंट का टारगेट। एंट्री जो है ये 20,000 और 830 के आसपास रहेगी, है ना। हाँ, 30 कर लेना, तो स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा 2 रुपए। ये सेफ ट्रेड है। ठीक है ना, ये सेफ ट्रेड है अकॉर्डिंग टू एसएमसी स्ट्रक्चर। यहाँ पर आने पे क्या होगा, यहाँ पे आने पे रिटेल ट्रेडर सेल नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे आने पे पुट नहीं ले पाएगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। वो यहाँ पे क्या कॉल बाय करेगा, लेकिन वो कॉल बाय उसकी वेस्ट हो जाएगी। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पुट लेगा,
ठीक है। पुट वो वहां लेता है, ये स्विंग टूट गया, यहाँ पुट लेके बैठ जाएगा, स्विंग लो। लेकिन अगर रिटेल ट्रेडर जो सोचता है उसका उल्टा करना चालू कर दे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। मिड कैप को देखते हैं। मिड कैप ने तो इससे पहले भी यहाँ पे दिया था इसने। मिड कैप ने 28 फरवरी को इंडिकेशन दिया था बैरिश का, ठीक है ना, 28 फरवरी को इंडिकेशन दिया बैरिश का। और बैरिश होने के बाद क्या होता है, हमेशा स्टॉक जब भी चौक करता है या इंडिकेशन देता है या प्रीवियस स्विंग तोड़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन नीचे जाने से पहले वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि नीचे जाने से पहले वो अपने प्रीवियस जो भी इसके काम यहाँ एंडिंग है उन सब काम को वो फिनिश करके और फिर वापस आता है और अपने ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में जाता है, ठीक है। यहाँ पे चौक किया, यहाँ पे इंडिकेशन दिया बेरिश होने का, इस स्विंग से नीचे आया, लोगों को पुटों में बैठा दिया और बड़ी स्पीडली इंड्यूस किया और ऊपर जाके यहाँ पे कॉल में बैठा दिया, ठीक है। यहाँ पुट में बिठाया, पुट जीरो कर दी, यहाँ कॉल में बिठाया, कॉल जीरो कर दी, फिर यहाँ पुट में बिठाया, पुट जीरो कर दी, यहाँ कॉल में बिठाया, कॉल जीरो कर दी। तो अगर स्ट्रक्चर वाइज समझा जाए तो हम समझ जाते हैं हाँ भाई ये चौक हुआ, अभी हमें इसमें कोई बेरिश पोजीशन नहीं बनानी, बल्कि हम काउंटर ट्रेड में बुलिश ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आया है तो हमें पता है कि यहाँ से हमें बेचना है एक्सट्रीम से, ना कि बाय करना है। यही रिटेल ट्रेडर्स फंस जाता है, ठीक है ना। तो अब इसने बॉस किया है तो यहाँ पे पुट नहीं लेनी है, ठीक है। इसका वेट करना है इंडूसमेंट का, इंडूसमेंट हो जाएगा, इंडूसमेंट के बाद ये अपने एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। एक्सट्रीम पे जाएगा, यहाँ पे कॉल बाय नहीं करनी, यहाँ पे हमें बेचना है, ठीक है। आप देख रहे हो मैं 3-4 महीने से वीडियो बना रहा हूँ और 50% तो मेरे हिसाब से चलता ही होगा, या जितना भी चलता होगा कुछ स्टॉप लॉस भी लगते होंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं, स्मार्ट मनी के हिसाब से, ठीक है। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक ने 11 मार्च को इंडिकेशन दिया था, यानी कि जो हमारे स्ट्रक्चर का चौक का लेवल था उसको क्रॉस करके क्लोज दिया था। तो उसने फर्स्ट इंडिकेशन दिया कि मैं बेरिश हो रहा हूँ, और ये उसके बाद ऊपर गया नहीं, लेकिन ये डायरेक्टली ही और यहाँ पे आ गया, कोई इंडूसमेंट नहीं लिया, ये वाला भी नहीं लिया, ये वाला भी नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे इसने यहाँ पे ये इंडूसमेंट लेके और ये लो कंफर्म किया और लो कंफर्म किया, उसके बाद अगेन इसने बेरिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू या कंफर्मेशन दी है हमको। अब यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूएशन फिर दिया इसने, तो अब हमारा क्या होगा, हमारा अब इसका हाई ये हट जाएगा, अब इसकी रेंज केवल यहाँ से रह गई 6856 से लेके और 6578, ठीक है। छोटी सी रेंज रह गई है और इंडूसमेंट भी इसका यहीं पे है। तो जैसे ही इसको यहाँ पे इंडूस करें, हम यहाँ पे छोटा सा माइनर सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ से सेल कर सकते हैं इसको। इसका लेवल है आपका 6855, ठीक है ना। इस कैंडल का हाई देख लेते हैं क्या एक्यूरेट क्या आ रहा है, उससे पता चल जाएगा। हाँ 6855.20, ठीक है ना, इसको लिख लो 6855.20। इसको टैप करना बहुत जरूरी है, 20 पैसा भी लेना जरूरी है। अगर 15 पैसे से गिर रहा नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। 6855.20 या इसके अबव कितना भी चला जाए कोई इशू नहीं है, जब नीचे आएगा तब इसको सेल करेंगे। टीसीएस ने बुलिश किया था यहाँ पर, ठीक है ना। टीसीएस ने यहाँ पे बुलिश बॉस किया और इंडूसमेंट भी लिया। हालांकि ये बुलिश है लेकिन इसे एक्सट्रीम, ये काउंटर ट्रेड लगा हुआ है, इसको नीचे से नीचे आना चाहिए था इसको, और इसी वजह से काउंटर ट्रेड लगाया हुआ है कि ये नीचे आए तो हम इसको बाय करें, ठीक है ना। अगर ये उसके ऊपर जाके क्लोज कर देता है तो ये एसएल हमारा चला जाएगा। ये काउंटर ट्रेड है, वैसे भी रिस्की ट्रेड है ये,
ठीक है ना। मेन ट्रेड हमारे नीचे से लगेगा इसका, कोटक। कोटक, ये 2 ट्रेड हमारे एक्टिव हैं और ये तीसरा अभी अगर एक्सट्रीम पे मिलेगा तो यहाँ से इसको सेल करना है, ठीक है ना। ये ट्रेड चल रहा है इसका, कोटक का, और इसमें काफी वोलेटिलिटी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। लास्ट की कैंडल भी इसने काफी अच्छी कैंडल बनाई, दोनों तरफ मूव दिए, ठीक है ना। कोटक का हमने भी एक ट्रेड लिया था यहाँ से कहीं से, और उसको हमने बुक किया, ठीक है ना। आप देखना चाहो दिखा सकता हूँ मैं कोटक का ट्रेड। ये सारे एक हेज बनाया था हमने 2-3 दिन पहले, एक फ्यूचर हमने शॉर्ट किया था और उसके साथ 1720 की एक कॉल ली थी, ठीक है। तो 3-4 दिन हो गए, इसने कुछ ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं, अब साइडवेज हो गया, तो ये हम इसको बराबर पे निकल गए। लेकिन ये पुटों की फ्लक्चुएशंस में हमने इसका बेनिफिट उठाया, और ये कल या परसों का निफ्टी का पुट है, ठीक है, जो कि 2 लॉट थे, इसमें हमने प्रॉफिट ले लिया। तो ये मैं इसलिए दिखाता हूँ कि मैं भी लेता हूँ 1-2 ट्रेड, ऐसी बात नहीं कि मैं सिखाता ही हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से करता हूँ। सन फार्मा, जो ट्रेड बिल्कुल श्योर होते हैं वो ही ट्रेड लेने की कोशिश, उसको भी हेज बना के। अच्छा, सन फार्मा क्या है, ये बुलिश है। अब सन फार्मा की कंडीशन को समझो, ये बुलिश होता हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी बॉस किया, यहाँ पे भी बॉस किया। जब बुलिश करता है मार्केट, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, उसके बाद वो एक हाई बनाएगा, उस हाई को छोड़ेगा जब, ठीक है ना, तो इंडूसमेंट लेगा, इंडूसमेंट के बाद ये एक्सट्रीम पे आएगा, ये एक्सट्रीम पे आ चुका है इस टाइम सन फार्मा, ठीक है ना, और इसका ट्रेड एक्टिव हो चुका है। ये जिसका नहीं हुआ है दे देगा अभी ट्रेड, लेकिन बस ध्यान यही रखना है, इसका 5 रुपये 75 पैसे का एसएल है, अगर नीचे क्लोजिंग मिल जाती तो एसएल दे देना है इसको, ठीक है। और एसएल नहीं ले रहा तो आपको ये टारगेट दे देगा। 2 ही काम होंगे, या तो मार्केट को एसएल दे दो प्यार से, या टारगेट ले लो। अगर एसएल नहीं दोगे तो वो टारगेट भी नहीं देगा आपको, ठीक है। एसएल नहीं दोगे तो क्या होगा, 6 रुपए का एसएल वो फिर 10-20 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अभी इसके अंदर एक्टिव हो जाएगी एंट्री, और टारगेट है इसके अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। मारुति का बेरिश ट्रेड चला हुआ है, ठीक है ना। ये अभी ऐसे ही एक ही झटके में देगा ये, क्योंकि मारुति ऐसी है, जैसे यहाँ से भागता है ना, जिस दिन भागेगा 400-500 पॉइंट, और अभी ये यहाँ पे है 400 पे, इसको आना है 150 पे, तो 250-300 पॉइंट ये एक दिन में कर देगा पूरा। लेकिन पेशेंटली बैठे रहना चाहिए अगर कोई पेपर ट्रेड में है, ठीक है ना। जितना भी ऊपर मिल रहा है एंट्री बढ़ा सकते हैं, मतलब, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सट्रीम से चला हुआ है, और एक्सट्रीम से चला ऐसे, फिर ये 2 एंट्री और मिली, फिर ये एक एंट्री और ले सकते हैं इसमें, और ये एंट्री और ले सकते थे, ठीक है ना। तो ये एक ही दिन में सारी यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, और एक ही दिन में सबको ऐसे उड़ा के और नीचे ले आएगा। यहाँ पे रिलायंस, रिलायंस ने चौक किया 13 तारीख को रिलायंस ने इंडिकेशन दे दिया बैरिश का, ठीक है ना। अब इंडिकेशन मिल गया बैरिश का, तो अब करना क्या है, सबसे पहले इंडूसमेंट का वेट करना पड़ेगा हमको कि भाई इंडूसमेंट ले लो। इंडूसमेंट लेगा तो हम इसको एक्सट्रीम पे आएगा, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे इसको, ये यहाँ पे, ठीक है ना। 11 रुपए के आसपास आ जाएगा, और टारगेट कितने देखते हैं इसके, 189, ठीक है ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि 11 का एसएल दोगे, क्योंकि अगर ऊपर जाके क्लोज हो गया तो देना ही पड़ेगा ना, फिर तो ऊपर बुलिश हो जाएगा
यही एक्सट्रीम पे ध्यान रखने वाली बात है बस कि छोटा स्टॉप लॉस यहाँ मिलता है और बीच में से भी सेल कर सकते हैं इस पॉइंट से, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। स्टेट बैंक स्टेट बैंक ने चौक किया 11 मार्च को। 11 मार्च को इंडिकेशन दिया बेरिश का, और अभी इसने यहाँ से पुल बैक ले रहा है, शायद ले ले तो बढ़िया ही है। इंडोसमेंट लेवल है इसका 747 के आसपास। इसको लेगा तो हम इसको फिर यहाँ से इस चौक के लेवल से सेल करेंगे। इसका अच्छा है सेलिंग, लिक्विडिटी अच्छी है यहाँ पर इसकी, और छोटा सा स्टॉप लॉस देखने की कोशिश करेंगे कितना आ रहा है। 4.5 रुपये, 4.5 रख लेना, और टारगेट देगा 50 रुपये। ठीक है ना। हर हर स्ट्रक्चर का वेट करना, जो स्ट्रक्चर पे आए और बेरिश मूवमेंट क्रिएट करना चालू कर दे, क्योंकि एकदम से तो ये टैप करके गिरेगा नहीं। ठीक है ना, आएगा टैप करेगा फिर नीचे आएगा, आपको प्रॉफिट दिखा देगा 2000 का, फिर माइनस दिखा देगा 500 रुपये का, आप घबरा जाओगे। ठीक है ना, फिर आएगा नीचे, फिर 1500 का दिखाएगा, फिर 1000 का लॉस दिखाएगा। ऐसे करते करते वो डरा देगा। जब तक आप पूरे नहीं डरोगे या उस पोजीशन से नहीं निकलोगे, वो नीचे नहीं गिरेगा। या तो आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ, नहीं मैं नहीं गिरूँ, नहीं निकलूंगा, 5 रुपए का 6 रुपए का जो भी एसएल है वही दूंगा, बीच में नहीं निकलूंगा। तब वो देखेगा भाई मेरे इतने पुटे हमने शॉर्ट किए। ठीक है ना, 25% 50% तो रिटेलर निकल गए, कुछ ढीठ है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि अब उसका टाइम भी पूरा हो रहा है, नीचे जाना ही है, तो वो नीचे चला जाएगा और आपको यहाँ पर जो भी 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 5000 10,000 जो भी, वो दे देगा। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस ने बेरिश किया था 28 फरवरी को। 28 फरवरी को फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश का दिया, और 6 मार्च को इसको कंटिन्यूएशन में लेके आया। ठीक है ना, और उसके बाद अब इसने जाके आज निकल 14 तारीख को इंडोसमेंट लिया। अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मिलेगा तो इसको एक्सट्रीम पे स्टॉप लॉस अभी बड़ा है, बाकी जब पहुंचेगा तब छोटा करेंगे इसको। ठीक है ना, यहाँ पे इसको सेल करेंगे, 450 पॉइंट दे देगा आराम से। ठीक है ना, एशियन पेंट, एशियन पेंट ने 23 फरवरी को इंडिकेशन दिया था बेरिश का। ठीक है ना, और उसके बाद इसने इंडोसमेंट लिया 6 मार्च को, और अभी ये साइडवेज में ही है। अभी क्या करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसको यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, और अगर ऊपर नहीं जा पाया तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी है छोटा सा, ये नहीं काउंट होगा, ये वाला गैप होगा। तो ये गैप एक बार देख लेते हैं डेली चार्ट पे किस तरह का बना हुआ है। ये प्रोफेशनल गैप बना हुआ है और ये फिल होना मुश्किल लग रहा है। ये प्रो गैप है, यहां से लेके और यहां तक। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस कैंडल का हाई नोट करो 2930। ठीक है ना,
अबे भैया, ठीक है, अब चलते हैं हम। देखो जो भी गैप हमारे दो तरह के होते हैं, एक नोवाइस गैप, एक प्रोफेशनल गैप। जो भी गैप हमारे प्रोफेशनल गैप होते हैं, ये प्रोफेशनल गैप है। जो भी गैप हमारे डिमांड या सप्लाई जोन में बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारा एरिया है ये सप्लाई जोन है, यहाँ से यहाँ तक का। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन में अगर कोई गैप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ से इसने गैप डाउन देके और प्राइस को नीचे किया, तो ये प्रोफेशनल लोग FIDI बना सकते हैं इस गैप को, ठीक है ना। इस गैप को बनाते ही वो लोग हैं। अब उन्होंने एक गैप क्रिएट किया है, तो वो नहीं चाहते कि प्राइस अब इस सप्लाई जोन में आए, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोफेशनल गैप कहते हैं, है ना। और एक होता है नोवाइस गैप, ये भी प्रोफेशनल गैप है, ठीक है। नोवाइस गैप कैसा होता है, जो रिटेल ट्रेडर बनाता है। कैसे बनाता है रिटेल ट्रेडर, जैसे ये है, ये वाला ये वाला जो गैप है, ये रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा बनाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई और डिमांड का कोई एरिया है नहीं, ठीक है ना। इसके बारे में अगर सप्लाई डिमांड का कोई कोर्स मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम बात करें, तो इसको मैं हटा रहा हूँ कि हमें इसमें, क्योंकि बात चली है, तो अब इसको ले चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी एशियन पेंट पे ही रहेंगे, और इसके बाद आगे के जितने भी हैं स्टॉक्स, इनका मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जब तक चल रहा है मेरा स्पीकर, तब तक मैं एशियन पेंट पे बात करता रहूंगा, ठीक है ना। 15 मिनट पे चलते हैं और इसको देखते हैं, इसमें हम क्या कैसे अपनी एजुकेशन को। हाँ, तो ये गैप का एरिया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जब भी प्राइस इस हमारी गैप के हाई पॉइंट पर, नीचे के जो गैप था जहां ओपनिंग थी 2930 के आसपास पहुंचेगा, तो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये प्राइस दोबारा से सप्लाई जोन में आए, क्योंकि उन्होंने यहाँ से सप्लाई की हुई है और एक गैप क्रिएट किया है। तो जो भी प्रोफेशनल गैप होते हैं वो इजीली फिल नहीं होते, उसके लिए काफी प्रेशर चाहिए होता है रिटेलर्स का, जो भी कुछ है, ठीक है ना। और जो नोवाइस गैप होते हैं वो इजीली फिल हो जाते हैं, क्योंकि ये सप्लाई जोन पे एक गैप क्रिएट हुआ है, तो इसको फिल करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी प्राइस इस पे टैप करेगा प्राइस गिर जाएगा, ठीक है ना। डेली चार्ट में देखो आप, क्या इसके पास अभी तक आया है, नहीं आया, देखते हैं। या कोई ऐसे गैप ढूंढ के रखेंगे जिससे मैं बता सकूं कि उस गैप के आसपास जब भी जाता है प्राइस, तो वो गिर जाता है वहां से। क्यों? वहां पे ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर पड़े होते हैं FIDI के, है ना। अभी इसके पास प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जब भी इस कैंडल के हाई पॉइंट पे पहुंचेगा, क्योंकि गैप का लो पॉइंट है और इस कैंडल का हाई पॉइंट है, तो यहाँ पर से प्राइस अगेन पुश हो जाएगा नीचे के लिए, ठीक है ना। और एक ये सप्लाई जोन यहाँ पर भी था, लेकिन इसको वायलेट कर दिया, ये वाला एरिया। एक सप्लाई जोन यहाँ पे भी था, लेकिन ये देखते हैं ये वायलेट कैसे हुआ, इसका रीजन क्या। प्राइस ड्रॉप सप्लाई जोन बना, ठीक है ना। ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये ड्रॉप है। इसके बाद यहाँ प्राइस ने सस्टेन किया और प्राइस ऊपर जाने के लिए ऊपर गया, और इस सप्लाई जोन को इसने पियर्स कर दिया, ठीक है ना। हालांकि क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग दे भी देता तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन इसको वॉलेट अभी नहीं किया इसने पूरा, और इसके मिड पॉइंट से ही प्राइस ने रिएक्शन दिया, क्योंकि ये सप्लाई जोन था। इसको बड़ा करते थोड़ा, ठीक है। आप भी ऐसे ज्वाइन सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करके रख लो। तो अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ से चला
2776 से, और ये हमारा अगर हम यहाँ से बाइंग में थे तो हमें इसके जो ये प्रॉक्सिमल लाइन नीचे वाली प्रॉक्सिमल लाइन होती है, ये डिस्टल लाइन है ऊपर वाली, है ना, सप्लाई जोन की। और प्राइस यहाँ पे जाके यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग इस सप्लाई जोन के इसने नीचे दी, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल लाइन के। अब ये जोन क्या हो गया, ये वीक हो गया, ये टेस्ट हो गया एक बार। चलो एक बार टेस्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट डे प्राइस फिर गया, ठीक है। अब की बार प्राइस इसके ऊपर ही खुला, यहाँ पे खुला, लेकिन प्रीवियस डे क्या था, यहाँ से सप्लाई आई थी, नेक्स्ट डे भी यहाँ से सप्लाई आ गई। जब यहाँ से सप्लाई आ गई, प्राइस और पुश हो गया, और प्राइस अगेन इस लो पे, ठीक है ना, इसके छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे यहाँ पे डिमांड जोन होगा, ठीक है ना, इसलिए प्राइस अगेन इस डिमांड जोन से वापस आ गया। एक मिनट, यहाँ तो हम 15 मिनट पे या 1 घंटे पे चल के देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। ये वाला एरिया, ये जो एरिया हमारा आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सब डिमांड एरिया, और ये टेस्ट भी नहीं हुआ अब तक, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया और ये टेस्ट भी नहीं हुआ, टेस्ट इसको यहीं पर टेस्ट हुआ और ये भी पियर्स्ड हो गया। यानी कि अब अगर प्राइस ये एरिया क्या हो गया, टेस्ट हो गया। यानी कि अगर प्राइस, अब इसको बड़े चार्ट पे चलते हैं लेकर डेली पे, ठीक है, ये वाला एरिया भी टेस्ट हो गया। अब केवल हमें इस कैंडल का एक बार देख लेते हैं, इस कैंडल में क्या हो रहा है, इस कैंडल में और देखना है बस, छोटे पे जाके आधे घंटे में चले जाते हैं। क्या यहाँ पे कुछ बना है स्ट्रॉन्ग एरिया या नहीं बना, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, बस खाली वीक वीक का ही है, तो जो कि अभी टेस्टेड नहीं हुआ, शायद देख लेते हैं। हाँ, एक एरिया ये अभी पेंडिंग पड़ा है, यानी कि प्राइस एक बार यहाँ आएगा तो यहाँ से पुश मिलेगा ऊपर के लिए। तो हमें ट्रेड का ध्यान रख, कैसे ट्रेड का ध्यान रख के लेना कि अब हमारे पास 2 एरिया आ गए, ठीक है। कौन कौन से, एक तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग अभी डिमांड एरिया पड़ा हुआ है नीचे वाला बॉटम पे, ठीक है, यहाँ पे हमारी सप्लाई एरिया। तो यानी कि अब हमें एक रेंज मिल गई। ये टॉपिक मैं सप्लाई डिमांड का पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि अगर प्राइस नीचे से चला और ये तो ऑलरेडी टेस्टेड था, तो इसको आराम से इसने, हाँ ये बात हमारी बीच में रह गई थी कि ये जो सप्लाई एरिया था, ये यहाँ पर इसने सप्लाई एरिया को यहाँ इसने टेस्ट किया, और यहाँ पे इसने इसको अगेन 2 बार टेस्ट हो गया, और तीसरी बार इसने इसको हालांकि फेल ही कर दिया, वायलेट कर दिया, है ना। अब ये वायलेट हो गया, मतलब इसके अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। अब हमारे पास कौन सा एरिया, अब हमारे पास है ये जो हमारा गैप डाउन का एरिया, वो सॉरी, जो गैप डाउन दिया था इसने, है ना, ये एक हमारा जो एरिया है प्रोफेशनल गैप का बचा, प्रो गैप बचा। तो प्रो गैप पे क्या होता है कि जो इसकी प्रोक्सिमल लाइन है नीचे वाली, ठीक है ना, इसको हम प्रोक्सिमल लाइन बोलते हैं, इसको हम डिस्टल लाइन बोलते हैं। तो प्रोक्सिमल लाइन पे सबसे पहले तो अगर कोई बुलिश में जा रहा है तो यहाँ पर जाके अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और यहीं से एक शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए उसको, ठीक है ना। और कहाँ तक की बनाएंगे, सीधा यहाँ तक, यानी कि 2800 से लेके 2930, ये अभी इसी एरिया में घूमेगा प्राइस। ये डेली चार्ट है, और इसमें कुछ और कोशिश करते हैं कुछ देखने की, ठीक है ना। और अगर यहाँ से प्राइस इसको भी गैप को भी फिल करके जा रहा है, तो फिर वो हमारे, क्योंकि यहाँ पे कोई ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया नहीं है, इसके बाद देखते हैं कुछ और मिलता है कैसे में। एक इसका ये एरिया बड़ा अच्छा था,